Hello students, this is part 3 of the product approach. The product approach defines a nation's gross domestic product as the market value of final goods and services newly produced within a nation during a fixed period of time. We have already covered up this part, which is market value. We have also covered up this part, that is newly produced goods and services. In this part, we will cover up final goods and services. So we have final goods and services. Goods and services produced during a period of time may be classified as either intermediate goods and services और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर क्लासिफाइड एज ईदर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज या फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Intermediate goods and services are those used up in the production of other goods and services in the same period that they themselves were produced. तो intermediate goods या services कौन से goods या services होते हैं which are used up in the production of other goods and services. But एक point यहाँ पर और मेन है क्या, they are used up in the same period that they themselves were produced. मतलब अगर 2014 में वो प्रोड्यूस हुए हैं तो 2014 में उनको यूज भी किया गया है. दे आर यूज्ड अप इन द सेम पीरियड दैट दे themselves वर प्रोड्यूस्ड. ये एक मेन पॉइंट है यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट इंटरमीडिएट. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ प्रोसेस. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, फ्लोर दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड देन यूज्ड टू मेक अ ब्रेड इन द सेम ईयर. अब देखो यहां पे ये मेन वर्ड आया ना, इन द सेम ईयर. जिस ईयर में ये प्रोड्यूस हुआ है उसी ईयर में इसका यूज भी हुआ इन ऑर्डर टू मेक ब्रेड, सो इट विल बी टर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड. जो फ्लोर है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड है बिकॉज इट इज यूज्ड टू मेक the production of other good. In our case it is bread, right? And it is used in the same year. That is the reason flour is an intermediate good. The bread produced by the bakery is a final good. और जो ब्रेड जो प्रोड्यूस की है बेकरी ने वो फाइनल गुड है. फाइनल गुड क्यों है, क्या हम ब्रेड को आगे यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम अदर गुड? नॉट, राइट? Bread will be consumed by the ultimate user, which is the consumer. तो इसीलिए ब्रेड क्या है, फाइनल गुड. ओके. Because the purpose of economic activity is the production of final goods and services, with intermediate goods and services being but a step along the way, only final goods and services are counted in GDP. धीरे धीरे आराम से इसे समझते हैं. बिकॉज द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पज होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरमीडिएट गुड्स इज ओनली अ स्टेप. इंटरमीडिएट गुड तो सिर्फ एक स्टेप है बीच में. मेन जो बात आपको याद रखनी है इस एक्सप्लेनेशन में वो ये है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड इन जीडीपी. अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है कैपिटल गुड का. A capital good is a good that is itself produced and is used to produce other goods. Examples: factories, office buildings, equipments and software. So basically दो बातें याद रखनी है इसकी, एक तो itself produced, second it is used to produce other goods. और थोड़े से examples इसके ध्यान रखने हैं. अब जब हम कह रहे हैं that it is used to produce other goods, that means it is an intermediate good. But यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्यों ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है. However, a capital good is not used up in the same period that it is produced. कैपिटल गुड जिस पीरियड में प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए 2014 में प्रोड्यूस हुआ,
अब 2014 में उसका यूज नहीं हो रहा, एंड दैट इज अ रीजन इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड। तो इस बात को याद रखिएगा, नो डाउट ये इंटरमीडिएट गुड की एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, दैट इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, बट सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन क्या थी? दैट इंटरमीडिएट गुड इज यूज्ड इन द सेम पीरियड it is produced, right? But if we see the case of capital good, it is not used up in the same period that it is produced, and that is a reason it is not an intermediate good. The preparers of the national income accounts decided to classify capital goods as final goods and thus to include their production in GDP. तो जो national income accounts के जो preparers हैं उन्होंने decide किया to classify the capital goods as final goods, and that is a reason to include their production in GDP. Their reasoning was that the addition to the productive capacity from the new capital goods represents the economic activity. नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज आर द स्टॉक्स ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, गुड्स इन प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल्स हेल्ड बाय द फर्म्स। सो बेसिकली इन्वेंट्रीज जो है वो स्टॉक होता है किसका? अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का, या फिर गुड्स इन प्रोसेस, या फिर रॉ मटेरियल्स हेल्ड बाय फर्म्स। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट बाय विच इन्वेंट्रीज इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम किसे कहेंगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम तब कहेंगे जब इन्वेंट्रीज जो हैं या जितने अमाउंट से इन्वेंट्रीज इंक्रीज हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसे हम कह देंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट अ बेकर बिगेन द ईयर विद $1,000 वर्थ ऑफ फ्लोर इन अ स्टोर रूम। एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को, कि जो एक बेकर है उसने अपने ईयर की शुरुआत करी विद $1,000 वर्थ ऑफ फ्लोर इन अ स्टोर रूम। ओके, at the end of the year she is holding dollar uh, um, it is $1,100 worth of floor। ओके, तो शुरुआत उसने की थी $1,000 से, एंड उसका हुआ है शी इज होल्डिंग $1,100 वर्थ ऑफ फ्लोर। द डिफरेंस बिटवीन हर बिगिनिंग एंड एंडिंग स्टॉक्स, or we can say $100 worth of floor equals the baker's inventory investment during the year। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, उसने ईयर की शुरुआत करी थी विद $1,000 वर्थ ऑफ फ्लोर, एट द एंड ऑफ द ईयर शी इज होल्डिंग $1,100 वर्थ ऑफ फ्लोर। तो बेसिकली डिफरेंस कितने का रहा? अगर मैं इसका डिफरेंस कैलकुलेट करूं, इट इज $100 वर्थ ऑफ फ्लोर। तो ये जो $100 जो है इसे हम कहेंगे बेकर्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इतने से जो इन्वेंट्रीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Even though the ultimate purpose of the baker's floor is for making bread, her increase in inventory represents the production of flour that is not used up during the year। इस बात को आप समझिए, जो बेकर का जो जो ये फ्लोर जो बनाया है उसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है? टू मेक अ ब्रेड, राइट। हर इंक्रीज इन इन्वेंट्री रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर। जो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है वो प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर है, राइट। बट इट इज नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द ईयर। बट ये उस साल जिस साल ये प्रोडक्शन हुआ, जो हमारे एग्जांपल में अभी हमने देखा था $100 की जब हमने बात की थी, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर बट इट इज नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग दैट ईयर। प्रोडक्शन हुआ है लेकिन यूज नहीं हुआ। As in the case of capital goods, inventory investment is treated as a final good and thus part of a GDP because increased inventories imply greater productive capacity in the future। ऐसे ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के केस में भी हम यही कहेंगे, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द ईयर, तो इसीलिए ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है, राइट।
आप यहाँ से अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट गुड था, क्योंकि फ्लोर जो है, फ्लोर इट इज़ यूज टू मेक अ ब्रेड। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इट इज़ नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द ईयर। जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुआ उस ईयर में वो यूज नहीं हुआ, एंड दैट इज द रीजन इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड। इसीलिए जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का जो कंसेप्ट है, इट इज ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड। जैसे कैपिटल गुड्स को हमने फाइनल गुड कंसिडर किया था, वैसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी हम फाइनल गुड कंसिडर करेंगे। एंड दस पार्ट ऑफ अ जीडीपी, because increased inventories imply greater productive capacity in the future. In the product approach, we measure the total economic activity by summing the value added for each producer. हमें पता है प्रोडक्ट अप्रोच में जब हम टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करते हैं तो हम कैसे मेजर करते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सबका हम वैल्यू एडिड कैलकुलेट करते हैं और उन वैल्यू एडिड को हम सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। वैल्यू एडिड क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ परचेज्ड इनपुट्स, राइट? The advantage of the value added technique is that it automatically includes the final goods and excludes the intermediate goods from the measure of total output। तो जो advantage है इस value added technique का वो क्या है कि वो automatically final goods से services को include करता है, वो automatically final goods को include करता है, and it excludes the intermediate goods from the measure of total output। Clear? Thank you.